हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम उत्तर प्रदेश पीयूसीएस परीक्षा में पूर्व में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और जो भी उसके बारे में आयोग के आंसर्स हैं हम उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और हम उनको शुरू करें। लगभग 1000 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम ये शुरू करें इसके पहले हम चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम में भी हम लोगों को ज्वाइन कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन भी मिले और हमारे द्वारा जो भेजी गई पीडीएफ है जानकारियाँ वो भी आपको मिले। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है? तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, 12वां शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 11वां शिलालेख और 13वां शिलालेख। एक्चुअली अगर हम देखें तो मौर्य साम्राज्य से अशोक आते हैं और अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो उनके शिलालेख ही हैं। टोटल उनके 14 शिलालेख हैं। इसमें से 12वां, द्वितीय, 11वां और 13वां ऑप्शन दिया हुआ है। पहले मैं आपको सही उत्तर बता दूं, इनमें जो सही उत्तर है वो 12वां शिलालेख है जिसमें वो महामात्रों ब्रजभूमिकों की नियुक्ति की भी वर्णन करता है, धार्मिक सहिष्णुता का भी इसमें वर्णन है और द्वितीय शिलालेख का भी वर्णन है। लेकिन इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जो अन्य शिलालेख हैं उसके बारे में भी हम बात कर लें। तो जो इसका पहला शिलालेख है वो पशु बलि निंदा के बारे में है। शिलालेख द्वितीय में अशोक ने आप स्वयं को देवानाम पिए बोला है। शिलालेख 3 से ज्ञात होता है कि उसके यहाँ प्रादेशिक राजयुग जैसे कर्मचारी थे और जो हर युक्त थे और जो हर 5 साल में धर्म प्रचार के लिए जाते थे। शिलालेख चौथा जो है वो धर्म नीति के बारे में है और उसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष करने की घोषणा की गई है। शिलालेख 5वें में वो धम्म महामात्र नाम का एक अधिकारी नियुक्त करने की बात करता है। शिलालेख 6 में उसके प्रशासन और व्यापार की जानकारी मिलती है और उसी में पता चलता है कि अशोक कहता है कि अगर कोई जनता का कोई व्यक्ति मुझसे मिलना चाहता है तो वो कभी भी आ सकता है, भले ही मैं शयन कक्ष में ही क्यों न हूँ। 7वें शिलालेख में धम्म के स्वरूप को व्यक्त करता है। 8वें शिलालेख में आखेट के बदले धम्म यात्रा की बात की गई है। 9वें शिलालेख में जो खर्चीले समारोह होते हैं, शादियाँ होती हैं, उन पर पाबंदी की बात की गई है। 10वें शिलालेख में अशोक ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति समान नीति रखने की बात करता है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या है, धम्म के वरदान को सर्वोत्तम बताया गया है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति है और धार्मिक सहिष्णुता की नीति जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा है। और जो पहले के 13 शिलालेख थे उनमें अगर कोई गलती हुई है तो उसको भी 14वें शिलालेख में सुधारा गया है। इस प्रकार अशोक का जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में जो शिलालेख बताता है वो 12वां शिलालेख है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित हुआ? तो अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो 2 इसकी डिमांड्स हैं। पहला कि वो 1975 में स्थापित हो और दूसरी डिमांड है इस क्वेश्चन की कि वो उत्तर प्रदेश में हो। तो यहाँ पे 1975 में स्थापित 2 अभ्यारण्य हैं, रायपुर और कतनिया घाट। दोनों ही 1975 में स्थापित हुए। किशनपुर 1972 में स्थापित है और चंबल 1978 में स्थापित है। तो इस तरह 2 अभ्यारण्य हैं जो 1975 में स्थापित हैं। लेकिन चूँकि उस क्वेश्चन में एक पार्ट ये भी है कि कौन सा शिलालेख कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश में कतरनिया घाट है। रायपुर छत्तीसगढ़ जिले में है। और अगर हम चंबल अभ्यारण्य की बात करें तो ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों की सीमाओं के मध्य में है। तो इस तरह जो इसका आंसर होगा वो ए होगा और कतरनिया घाट होगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता? जैसा कि हम सभी जानते हैं पृथ्वी में सभी प्रकार की ऊर्जाओं का जो स्रोत है वो सूर्य है। लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा है, जो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत सूर्य नहीं है। जब नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत हम सभी जानते हैं नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन 2 तरह की क्रियाएं होती हैं और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बाकी जो 3 ऊर्जाएं, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा तो हम जैसा जानते ही हैं कि उस पवन चलने का जो कारण होता है वो भी सूर्य ही है। बायोमास ऊर्जा उसका भी
अंततः सूर्य ही उस ऊर्जा के पीछे, और भूतापीय ऊर्जा का कारण भी सूर्य ही होता है। तो इस प्रकार जो दिए गए विकल्पों में नाभिकीय ऊर्जा एक ऐसा विकल्प है जो सूर्य की ऊर्जा से भी उत्पन्न नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण या संरक्षण के संबंध में अधिनियम कब पारित किया गया था? जैसे हम जानते हैं कि पर्यावरण को संरक्षण रखने के क्रम में भारत सरकार द्वारा बहुत सारे अधिनियम लाए गए हैं। इनमें से जो पर्यावरण का परिरक्षण संरक्षण अधिनियम जिसकी बात यहाँ की जा रही है वो 1986 में लाया गया था। इसके पहले 1972 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट आ चुका था, और प्रदूषण और वन्यजीव, जल आदि से संबंधित समय समय पर भारत सरकार द्वारा नियम लाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित मतलब 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो गलत है, बाकी सिर्फ एक ऑप्शन ही इनमें से सही है। इनमें से एक तरफ राज्यों का नाम दिया गया है, उत्तर प्रदेश, आसाम, गुजरात और केरला, और दूसरी तरफ फसलों के नाम दिए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं जूट उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बल्कि जूट के लिए बिहार और बंगाल 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे पश्चिम बंगाल और बिहार में जूट का उत्पादन होता है। आसाम में गेहूं का उत्पादन तो होता होगा, पर वो प्रमुख फसल नहीं है वहाँ पे, जब बल्कि चाय, टी अच्छी मात्रा में उगाई जाती है। इसी तरह गुजरात में चाय नहीं होती है, और चाय के लिए हमने भी बताया आसाम, और इसके अलावा बंगाल में दार्जिलिंग में चाय की फसल होती है। देन केरल में रबड़ होती है। तो जो सही आंसर है वो 5वें का डी, केरला रबड़ इसका सही आंसर है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT। अब DDT के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से क्या है। एक है अजैव अपघटनी, और दूसरा है जैव रासायनिक प्रदूषक, तीसरा है गैर प्रदूषणकारी, और चौथा है जैव अपघटनी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें जो आंसर होता है वो दिए गए विकल्पों में ही मिल जाता है। तो अगर हम ए और डी की बात करें तो पहले में उसे अजैव अपघटनी बताया, चौथे में उसको जैव अपघटनी बताया। तो या तो इनमें से दोनों में से एक सही होगा या एक गलत होगा, दोनों सही या दोनों गलत नहीं हो सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो इसका है 6 का ए, अजैव अपघटनी प्रदूषक है। मतलब जैव का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल, और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है जो अपना DDT होता है। तो इसका आंसर ए सही है। 7वां क्वेश्चन, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? इस क्वेश्चन को हम समझें। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग, मतलब उसी की जनसंख्या का सर्वाधिक भाग नगरीय है। मतलब उस जनसंख्या, उस धर्म की कुल जनसंख्या कितनी है और उसका नगरों में कितना भाग रहता है। तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, नगर में रहने वाली जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या, जहाँ पे सर्वाधिक हो बगुणे 100 मतलब परसेंटेज में, तो वो हमें देखना है। और ये जो आंकड़ा हम देखेंगे ये 2011 की जो जनसंख्या गणना हुई थी, जनगणना हुई थी, उसके आधार पे हमें इसका उत्तर देना है, क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना भारत में नहीं हुई है। तो 4 विकल्प दिए हैं, बौद्ध, जैन, हिंदू और ईसाई। इनमें से जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, तो जो जैन धर्म है इसकी सर्वाधिक भाग नगरीय है। तो इसका जो सही आंसर होगा 7 का बी होगा। 8वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा एक सही है? इसमें देखें तो हमें 2 विकल्प मूलतः मिलते हैं, एक आय निर्भरता और एक मानव निर्धनता। सी में ये कह रहा है कि दोनों सही होंगे, और डी में कह रहा है कोई गलत, मतलब दोनों गलत हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अनुसार मानव निर्धनता और आय निर्धनता 2 तरह की निर्धनताएँ पाई जाती हैं। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें स्थापना के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें से 4 विकल्प हैं अपने पास, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो अगर हम इनकी स्थापना देखें तो बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम थे, और उन्होंने 1984 में इसकी स्थापना करी थी। समाजवादी पार्टी 1992 में स्थापित हुई थी, और इसके संस्थापक सदस्यों में मुलायम सिंह यादव जी थे, जिनकी पिछले साल ही मृत्यु हुई है। तेलुगु देशम पार्टी 1982 में स्थापित हुई थी, चंद्रबाबू नायडू इसके संस्थापक थे, और ये आंध्रा के CM भी रहे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुई थी, और ममता बनर्जी वर्तमान में CM भी हैं बंगाल की, और वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से आती हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना हुई, उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, फिर तीसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, और चौथे नंबर पे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई। ये इनका
क्रम रहेगा। 10वां क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल में उसकी 4 घटनाएं दी हुई हैं। घटनाएं क्या, युद्ध दिए हुए हैं, उन चारों युद्धों को हमें क्रम से लगाना है, कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अगर हम देखें तो ये चारों युद्ध उत्तराधिकार की लड़ाई से संबंधित हैं। हम सभी जानते हैं कि शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, उनके मध्य उत्तराधिकार को लड़ाई हुई थी। और देखा जाए तो सबसे पहले ये 4 हैं, देवराय, बनारस के पास सुजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई और धर्मत की विजय। तो इसका जो क्रम है, पहले मैं क्रम बता देता हूँ। इसका क्रम है 2, 4, 3 और 1। सबसे पहले बनारस के पास सुजा की पराजय हुई थी और ये समय था फरवरी 1658 का। फरवरी 1658 में बनारस के पास सुजा की पराजय हुई थी। फिर धर्मत की विजय हुई। धर्मत का युद्ध उज्जैन के पास हुआ था और ये अप्रैल 1958 में हुआ था। फरवरी में सुजा की पराजय हुई और अप्रैल में धर्मत का युद्ध हुआ। और इसमें जसवंत सिंह कासिम एक साइड से थे और मुराद दूसरी साइड से था। मुराद औरंगजेब की साइड, मतलब मुराद की विजय हुई। तीसरा जो था वो सामूगढ़ की लड़ाई, ये मई में हुआ था और इसमें दारा सिकोह और मुराद बख्श के बीच में हुआ था। और दारा सिकोह, चौथी जो लड़ाई थी वो देवराय की लड़ाई थी। दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुई थी और दारा सिकोह इसमें फाइनली हार गए थे और औरंगजेब को सत्ता मिली थी। तो इस तरह जो इसका क्रम है वो 2, 4, 1, 3, 1 हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने अगले कुछ क्वेश्चंस का सेट लेकर के। थैंक यू।